हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 का अगला पार्ट लेकर आए हुए हैं। ठीक ना, यह पार्ट हमारा 4 होगा। इसमें हम आपको जो है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर कवर करा रहे थे। मैथ का टॉपिक था। तो चलते हैं, देखते हैं। अगला पॉइंट आपका है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक ना, क्या है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यह किस प्रकार से काम करती है, इस चीज को हम समझ लेते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है प्रत्येक भाज्य संख्या को, ठीक ना, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक भाज्य संख्याएं जो भी होती हैं उनको जो है हम अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि 5313, ठीक ना, कितना लिखा गया है 5313। इसको जो है हम 3 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 23 के रूप में, यानी इस प्रकार से जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम खंडित कर सकते हैं जितनी भी भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक ना, इसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है 10,626, ठीक ना, कितना लिखा गया है 10,626। इसको भी हम 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 23 के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक, यानी वही चीज यहाँ पर लिखी गई थी कि जितनी भी आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं उन सभी को जो है हम अभाज्य संख्या के रूप में, गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब आते हैं, यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक ना, एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं। लिखा गया है संख्याएं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता हो। यानी कहा जा रहा है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक ना, जो 4 की पावर के रूप में डिनोट किया गया है। तो आप सिद्ध करके देखिए, यानी जांच करके देखिए आप कि 4 की पावर n अगर रखते हैं तो क्या जो है जो लास्ट की आपको संख्या जो मिलती है उसका लास्ट का अंक 0 हो सकता है कि नहीं। तो आइए आगे लिखा गया है यदि किसी n के लिए संख्या 4 की पावर n 0 पर समाप्त होने होगा तो वह 5 से विभाजित होगा। यानी लिखा गया है अगर 4 की पावर n हो और लास्ट की संख्या 0 होगा, इसका मतलब वह संख्या जो आपको प्राप्त होगी वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक ना, अर्थात 4 की पावर n एक अभाज्य गुणनखंड में भाज्य संख्या 5 से आने चाहिए। ठीक ना, यानी लिखा गया है वही सेम कंडीशन कि संख्या जो आपको मिलेगी वह 4 से, जो 4 की पावर n की है वह 5 से विभाजित होनी चाहिए, जो कि यह संभव नहीं है। ठीक ना, लिखा गया है जो कि यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 की पावर n को हम 2 की पावर 2 की पावर n के रूप में डिनोट कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं। इसी कारण 4 की पावर n गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। ठीक ना, अब जिस प्रकार से अगर हम बात कर लें कि 4 लिखा गया है, 4 को हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 के रूप में तोड़ेंगे तो हमको 2 तो मिलेगा, लेकिन 5 नहीं मिलेगा कहीं पर भी। और जब भी हमको 2 और 5 मिलता है तभी जाकर के हमको एक 0 मिलता है। यानी 2 और 1 हमको 2 मिल जाएगा और एक हमको 5 नहीं। इनका अगर एक पेयर बनता है 2 5 का तो हमको एक 0 मिलता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सिर्फ 2 ही मिल रहा, 5 नहीं मिल रहा, इसलिए जो है 0 आने की कोई भी संभावना नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा गया है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीय हमें यह निश्चित करती है कि 4 की पावर n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सके। ठीक ना, आगे चलते हैं, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल यहाँ आपका लिखा गया है, 6वां एग्जाम्पल है। 6वें एग्जाम्पल में कहा गया है संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड बीज द्वारा HCF और LCM दोनों ज्ञात कीजिए। ठीक ना, कहा गया है 6, 2 संख्या दिया गया 6 और 20, कहा गया अभाज्य गुणनखंड करिए और इसका HCF और LCM दोनों ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, जब हम 6 को लिखेंगे, ठीक ना, जब हम 6 को लिखेंगे तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में 3 लिख सकते हैं। ठीक ना, इसी प्रकार से अगर 20 को लिखना चाहें तो हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे में
5, ठीक ना, 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20। तो सेम वहां पर लिखा गया है। अब एक चीज ध्यान में देना होता है, जब भी एलसीएम की बात करते हैं तो जो हम फैक्टर करते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड का फैक्टर करते हैं, अगर एचसीएफ की बात करते हैं तो सबसे कम पावर वाली संख्या को लेते हैं, ठीक ना। जैसे दोनों में जो कॉमन मिलता है उनमें से जिसका पावर सबसे कम होता है उसको लेते हैं जब एचसीएफ की बात करते हैं तो। और जब एलसीएम की बात करते हैं तो दोनों में जिसका पेयर सबसे अधिक होता है उसको लेते हैं, और साथ ही साथ अतिरिक्त संख्याएं जो होती हैं उनको भी लेते हैं। इस प्रकार से देखिएगा यहाँ लिखा गया है कि जब 6 को हमने गुणनखंड किया तो यहाँ पर लिखा गया है 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा। 20 को सेम उसी प्रकार से 2 गुणे 2 गुणे 5, या फिर आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 के रूप में। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमने आपको बताया एचसीएफ जब निकालते हैं तो जो एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों संख्याएं में जो कॉमन मिल रही हो और जिसका पावर सबसे कम हो। यहाँ आप देख पा रहे थे 2 का पावर इस वाले में सबसे अधिक था, लेकिन हमको ऊपर वाले में देख पा रहे थे 2 की पावर सबसे कम है, 1 ही है। अर्थात हम जो है एचसीएफ की बात करेंगे तो वहां से सिर्फ और सिर्फ हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, ठीक ना, और कोई संख्या कॉमन नहीं थी। ठीक, तो यहाँ इसी प्रकार से जब ध्यान दीजिएगा, जब एचसीएफ की बात करें तो 2 की पावर सबसे कम है तो उसको लेते हैं, ठीक ना। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की संख्या सबसे छोटी घात वाली गुणनफल, ठीक ना। इसका मतलब यही हुआ कि जो उनका गुणनफल होता है उसमें से जिसकी घात सबसे छोटी है, एचसीएफ की बात ये थी, उसी को हम लेते हैं। अब एलसीएम में क्या लिखा गया है, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बड़ी घात वाली गुणनफल लेते हैं, ठीक ना। अर्थात इसमें आप 2 की पावर कितना, इसमें 2 की पावर 1 था, ठीक ना। जैसे आप 6 में देख पा रहे हैं 2 की पावर 1 है, और 20 में आप देख पा रहे हैं 2 की पावर 2 है। इसमें जिसकी पावर सबसे अधिक है उसको लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे क्या, 2 की पावर सबसे अधिक है तो 2 की पावर 2 वाली संख्या लेंगे, और इसमें देख पा रहे हैं 3 है, 3 की पावर 1 है, यानी इसमें नहीं 3 लेकिन इसमें है, उसको भी लेंगे, और साथ में 5 की पावर 1 है उसको भी लेंगे, ठीक ना। इस प्रकार से जो है इसका एचसीएफ निकल कर आएगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, सेम क्वेश्चन में पिछला वाला रिपीट हुआ है, तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, अब 96 को तोड़ेंगे तो 2 की पावर यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार आएगा, यानी 2 की पावर 5 और गुणे में 3, ठीक ना, ये कितना हो जाएगा 96। और 204 की बात करेंगे तो 2 की पावर 2 और गुणे में 101, आप करके देख लीजिएगा, ठीक ना, यह संख्या आपको मिलेगी। अब एचसीएफ की बात हो रही थी तो आप देख पा रहे 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, लेकिन एचसीएफ की बात है तो दोनों में आप देख पा रहे थे एचसीएफ की बात हो रही है तो दोनों में 2 कॉमन है, लेकिन सबसे छोटी जिसकी पावर होती है उसी को लेते हैं। अर्थात सबसे छोटा कौन सा है, 2 की पावर 2, यानी 4 इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक, इसी प्रकार से एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में क्या होता है, अभी आप आगे आप देखेंगे एलसीएम में क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के, ठीक ना। इस प्रकार से देख पा रहे थे आप दोनों संख्याओं का गुणनफल है, यानी 96 गुणे 104 है, ठीक, और इनका एचसीएफ कितना है, 4 है। तो 96 गुणे 104 बटे 4 करेंगे तो आप काटने के बाद कितना आएगा, 96, यह आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। या फिर आप ऐसे समझें कि इसमें से जिसकी संख्या अब एचसीएफ की बात हो रही थी तो इन दोनों में जो संख्या कॉमन दिख रही है उसका सबसे बड़ा संख्या लेते हैं, अर्थात 2 की पावर 5 ले लेंगे, ठीक, और गुणे में कितना है, 3 आ जाएगा, और गुणे में 101, आप गुणा करके देखेंगे आपको कितना मिलेगा, 9696 मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार से 8वें एग्जाम्पल की बात करते हैं। 8वां एग्जाम्पल कह रहा है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सेम कंडीशन, 6 का आप फैक्टर करेंगे अभाज्य तो 2 गुणे 3, ठीक ना, 72 का करेंगे तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 के रूप में होगा। 120 का करेंगे तो 2 की पावर 3 और गुणे 3 गुणे 5 होगा। अब देखिएगा एचसीएफ की बात अगर हम करेंगे तो एचसीएफ की बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन एचसीएफ का मतलब जिसकी पावर सबसे कम हो, तो सबसे कम किसकी है, तो सबसे कम किसकी, इसमें 2 की है, इसमें से 2 लेंगे। देख लेते हैं और भी कोई संख्या कॉमन है क्या, 3 भी कॉमन है, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, सबसे कम किसकी पावर है, यह 3 वाला है, तो गुणे में क्या आएगा, 3 आएगा, अर्थात इसका एचसीएफ कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक ना। तो आप देख पा रहे थे इसका एचसीएफ कितना है, 6 है। अब एलसीएम की बात कर लेते हैं। सेम कंडीशन वही, इन दोनों में जिसकी पावर सबसे अधिक हो, तो आप देख पा रहे थे 2 2 2 सब में कॉमन है, लेकिन 2 की पावर सबसे अधिक कितनी है, 3 है, ठीक ना, 2 की पावर सबसे अधिक कितनी है, 3 है, इसको ले लेंगे। और आप देख पा रहे थे 3 की पावर सबसे अधिक कितनी है, 2 है, तो गुणे में 3 की पावर 2 ले लेंगे, ठीक, और गुणे में 5 ले लेंगे,
क्या मिलेगा हमको, यहाँ आप देख पा रहे हैं 2 की पावर सबसे अधिक कितनी है, 3 हो गया, और 3 की पावर 2 और गुणे में 5 की पावर 1, तो गुणा होगा कितना होगा 360 मिलेगा HCF। अब चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। आपका प्रश्नावली है 1.2। तो यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक ना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी पहले वाले में 5 दिया गया है आपको, यानी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया है। इसमें से हम आपको 3 सॉल्व करा दे रहे हैं, बाकी 2 आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक ना, तो देखिएगा प्रश्नावली 1.2। तो पहला क्या था आपका 140 है। ठीक ना, अब 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। ऐसे अगर सिंपल हम नहीं कर पाते हैं, इस तरीके से अगर हम नहीं लिख पाते हैं तो पहले हम इस तरीके से जो है तोड़ लिया करें, उसके बाद जो है इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जब चलिए लिखते हैं, तो देखिए 140 को काटेंगे 2 से कितनी बार जाएगा 70 बार। ठीक ना, फिर 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 35 बार, फिर 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार। ठीक ना, तो इस तरीके से 140 का हमको फैक्टर कितना मिल गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इसको लिखते हैं। ठीक ना, अब देख पा रहे हैं 2 जो है 2 बार आया है, अर्थात इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और गुणे में 5 गुणे में 7। ये हमारा क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने क्या निकाल लिया, इसका फैक्टर कर दिया। ठीक, इस प्रकार से दूसरी संख्या आपकी है 156। 156 की बात कर लें तो 156 को तोड़ेंगे, जब 2 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 78 बार। ठीक ना, और दूसरी बार जब फिर 2 से तोड़ेंगे तो आप देख पा रहे हैं 3 दूनी 6 और 1 कैरी बचता 8 हो गया, 2 9 18, यानी कितनी बार गया 39 बार। फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, यानी कितनी बार जाएगा 13 बार। तो इसका जो फैक्टर हमको मिलेगा 156 का कितना मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक ना, जो यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा है। ठीक, इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं 2 संख्या कितनी बार आई हुई है 2 बार, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 गुणे में 13। ठीक ना, इस प्रकार से जो है हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अगली संख्या है 5005। ठीक ना, 5005 को हम तोड़ेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 2 0 और 5 एकम 5। फिर हम 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7। ठीक, कितना बचेगा 3 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 30, 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा और एक यहाँ पर आप लिखा गया है कितना हो जाएगा 21, तो 7 3 21। फिर 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11। ठीक, कितना बचेगा 11, 3 14 होता है 33 हो गया, 11 3 33। तो इसका जो फैक्टर मिल गया 5005 का कितना हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, सॉरी यहाँ पर 11 होगा, यहाँ पर 11 होगा। ठीक, तो यह जो है अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन में जो है इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आपका है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM के इक्वल होता है। यानी कहा गया है कि इसमें से जो है जो संख्या को दी गई है इनका आप LCM और HCF दोनों निकालिए, उसके बाद आप जांच करिए कि LCM और HCF का गुणा करें तो इन संख्याओं का अगर गुणा करें तो दोनों का मान कितना आना चाहिए बराबर आना चाहिए। इसमें से भी आपको हम 2 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, एक क्वेश्चन रह जाएगा, उसको आप खुद से कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि जो है हम उसको आपको सॉल्व करा सकें। तो चलिए यहाँ आप देख पा रहे हैं आपका पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है 26 और 91। ठीक ना, इसका हम HCF निकाल लेते हैं और LCM निकाल लेते हैं। तो देखिएगा अगर हम सिंपल निकालते हैं LCM और HCF, उससे अच्छा अगर हम फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। 26 को हम अगर 2 से भाग देते हैं कितनी बार जाएगा 13 बार। अब 13 को हम और अधिक फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, तो कितना मिल गया 26 का 2 गुणे 13। ठीक ना, 2 की पावर 1 है और 13 की पावर 1 है। और 91 का हम करते हैं तो 7 से भाग देंगे 91 में, कितनी बार जाएगा 13 बार जाएगा। ठीक, अब जो है 91 को हम क्या लिख सकते हैं 7 गुणे में 13, 7 की पावर 1 है और 13 की पावर भी 1 है। तो अब देखिएगा HCF की अगर बात कर लेते हैं HCF की, तो आप देख पा रहे हैं इन दोनों में कौन सी संख्या कॉमन मिल रही है 13 कॉमन मिल रही है। तो हमने बताया कि HCF की बात करते हैं जो संख्या कॉमन मिलती है, पहला कंडीशन, और उसमें से सबसे छोटी जिसकी पावर होती है उसको लेते हैं। फिलहाल यहाँ 13 की पावर 1 1 है यानी सेम है, तो भी हम इसका HCF कितना हो जाएगा 13 आएगा।
ठीक ना। इस प्रकार से एलसीएम की बात करते हैं तो 26 और 91 का एलसीएम कितना होगा। अब देख पा रहे हैं जिसकी संख्या पावर जिसकी सबसे अधिक होती है उसको लेते हैं, ठीक ना। और अगर और भी जो संख्या बचती हैं उन सबको भी काउंट कर लेते हैं। तो 2 भी है, ठीक ना, 7 भी है और 13 भी है। तो इसको आपस में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 182। अब इसकी जांच कर लेते हैं। अगर हम इसकी जांच कर लें तो जांच करेंगे तो कितना मिलेगा हमको। तो देखिएगा कहा गया था कि इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए जो 91 और 26 है, ठीक। तो कितना आएगा गुणा करने पर 2366। और जो इसका एलसीएम और एचसीएफ आया यानी 13 और 182 जो आया है, इन दोनों का भी गुणा कर दें तो कितना आ जा रहा है 1366 है, ठीक। इसी प्रकार से जो है दूसरी संख्या हमारी आपके क्वेश्चन में दिया गया है 510 और 92। 510 का फैक्टर करेंगे तो 510 को हम 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 255। 255 को 3 से काटेंगे तो 85 बार और 85 को 5 से काटेंगे तो 17 बार जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से 92 का फैक्टर कर लेते हैं तो 2 से काटने पर 46, फिर 2 से काटने पर 23। अगर आपको यह चीज समझ में ना आ रही हो किस तरीके से सॉल्व हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम इस तरीके से भी गुणनखंड करना आपको सिखा देंगे, ठीक है। अब देखिए हमको क्या मिल गया कि अब 510 का हमने फैक्टर किया तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 के रूप में जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इस रूप में जो हमको मिल गया। और 92 का आप देखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 23 के रूप में मिला हुआ है, ठीक। ऐसा हम इसलिए करते हैं, इस तरीके से हम इसलिए कर ले रहे हैं ताकि इस तरीके से तोड़ने में हमको कोई समस्या ना हो, ठीक ना। तो अब देखिएगा अब एचसीएफ की बात कर लें अगर, या फिर इस संख्या को हम किस तरीके से और लिख सकते हैं। 2 जो है 2 बार है तो 2 की पावर 2 और गुणे में 23 भी लिख सकते हैं। अब एचसीएफ की बात कर लेते हैं तो देखिएगा एचसीएफ मतलब जो संख्या दोनों में कॉमन हो, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन की उसकी जिसकी पावर सबसे कम हो उसको लेते हैं। तो देख पा रहे हैं 2 दोनों में कॉमन है और सबसे छोटा क्या है 2 एक बार आया हुआ है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, ठीक। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। इसी प्रकार से एलसीएम की अगर बात कर लेते हैं तो एलसीएम को देखते हैं तो देखिएगा अब इसमें क्या है 2 की पावर सबसे अधिक कितनी बार है 2 बार है, तो सबसे अधिक वाली लेते हैं, ठीक ना। और जितनी भी संख्याएं बची हुई हैं उन सभी को, यानी 3 है 5 है 17 है, तो 3 गुणे 5 गुणे 17 और क्या है 23 बचा हुआ है तो गुणे में 23। तो इस सभी को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 23,460, ठीक। तो अब अगर जांच कर लें तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होना चाहिए। तो देखिएगा दोनों संख्याओं का गुणा किए तो कितना आ गया हमको, तो दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 46,920 और एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे कितना मिलेगा 46,920। इस प्रकार से सिद्ध होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल होती है उन दोनों संख्याओं के एलसीएम गुणे एचसीएफ के, ठीक ना। ये आप कह सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक ना। सेम क्वेश्चन वही है, आपको सिर्फ उसमें जांच करने के लिए कहा गया था, इसमें जांच करने के लिए नहीं कहा गया है, ठीक। चलिए देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर देते हैं और एक क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। यहाँ आपका पहला क्वेश्चन है क्या है 12, 15 और 21, यानी 3 संख्याएं दी गई हैं। अब इसका करते हैं फैक्टर करेंगे। छोटी संख्या है इसलिए इनको जो है फैक्टराइज नहीं किए हैं, सिंपल फैक्टर कर ले रहे हैं। तो देखिएगा 12, 15 और 21 3 संख्या है। 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 जो है 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 गुणे में 3। और 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 5, ठीक ना। और 21 को तोड़ेंगे तो 7 त्रिक 21। अब अगर एचसीएफ की बात कर लें तो इन संख्याओं का एचसीएफ निकाल लें तो क्या मिलेगा, तीनों संख्याओं में कौन सी कॉमन मिल रही है 3 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन है, ठीक ना। और सबसे छोटा पावर लेते हैं, फिलहाल यहाँ पावर सेम है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अदर कोई संख्या कॉमन नहीं मिल रही है, ठीक। अब एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम की बात करेंगे तो सबसे अधिक पावर वाली लेते हैं, तो 2 की पावर सबसे अधिक है तो 2 ले लेंगे। बाकी जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको भी काउंट करते हैं तो 3 भी आएगा, 5 भी आएगा और 7 भी आएगा। इन सभी का गुणा होगा तो कितना मिलेगा 420, ठीक। और अगला क्वेश्चन आपको आपके बुक में है क्या है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 का फैक्टर कर लें तो देखिएगा 17 को तोड़ेंगे तो 17 गुणे 1, 23 को तोड़ेंगे तो 23 गुणे 1 और 29 को तोड़ेंगे तो 29 गुणे 1, ठीक ना। अब इसकी एचसीएफ की बात कर लें तो कितना आएगा 1, क्योंकि एक ही सब में कॉमन है, अदर कोई संख्या कॉमन नहीं है। और एलसीएम की बात कर लें तो 17 गुणे 23 गुणे 29 कितना आ जाएगा 11,339, ठीक ना।
और एक चीज समझ लीजिएगा, ऐसी संख्याएं जब भी मिल जाएं जो आपस में ही को प्राइम हो, ठीक ना, सहभाज्य संख्या हो, जिनका कोई ऐसा संख्या ना मिले जो कॉमन कुछ ना मिले इन संख्याओं में, ठीक ना, तो इन संख्याओं का एचसीएफ सदैव 1 होता है और एलसीएम सदैव इन संख्याओं का गुणनफल ही होता है। ठीक, यानी हमने क्या कहा कि ये आप संख्या देख रहे हैं 17, 23 और 29, ये क्या है, सहभाज्य संख्या है, इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो ऐसी संख्या को देखते ही इसका एचसीएफ आप 1 लगाएंगे, और ऐसे ही संख्याओं को देखते ही इनका एलसीएम की बात करें तो इन संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे, जो मिलेगा वही इसका एलसीएम होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि 306 और 657, दो संख्या दी गई है, 306 और 657, इसका एचसीएफ बताया गया है कितना है, 9 दिया गया है। फिर कहा जा रहा है कि इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक ना, तो वही सेम कंडीशन, वही हम सेम फार्मूला लगाएंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के, ठीक ना, इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं और जो है एचसीएफ से भाग दे देंगे तो हमको एलसीएम गिवन यानी पता हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा क्या दिया गया है, 306 और 657 का एचसीएफ कितना है, 9 है, ठीक ना, तो वही सेम कंडीशन, इन दोनों एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, ठीक ना। तो हमने भी बताया कि यहाँ से जो है दोनों संख्या एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ एचसीएफ गुणे में है तो उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में एचसीएफ, तो 306 और 657, ठीक ना, और बटे में एचसीएफ यानी 9 हो जाएगा, और 9 से जब काटेंगे 34 बार जाएगा, ठीक, और 34 से जब 657 में गुणा करेंगे कितना मिलेगा, ये आपका क्या है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है, लिखा गया है जांच कीजिए कि, ठीक ना, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है, ठीक ना, यानी कहा गया अगर संख्या 6 है तो कोई भी n प्राकृतिक संख्या लेते हैं, अगर 6 की पावर n लिखते हैं तो जो उसका जो है आपको संख्या मिलेगा वो उसका लास्ट अंक कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका जो है हमको जांच करना है, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं। आइए जो है इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ लिखा गया है कि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है तो वह संख्या 5 से भी विभाजित होती है, ठीक ना, यानी क्या लिखा गया है, अगर कोई संख्या, ठीक ना, 0 से समाप्त हो रही है तो 100% यह तय है कि वह संख्या 5 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक ना। इसलिए इसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो भी संख्या हम अगर चेक करना चाहते हैं क्या यह 5 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं, तो उसके अगर गुणनखंड करें तो उसमें 5 हमको 100% मिलना चाहिए। अगर उसके गुणनखंड में 5 नहीं मिल रहा है तो कभी भी वह संख्या 5 से विभाजित ही नहीं होगी, ठीक। और एक कंडीशन, अगर 5 नहीं मिल रहा है तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वह संख्या 0 पर समाप्त हो रही हो। तो आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखा गया है अगर ये 6 की पावर n लिखें तो हम लिख सकते हैं 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की पावर n, ठीक ना, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n और इंटू में 3 की पावर n। अब लिखा गया यहाँ पर 2 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 ही मिलता है, यानी अगर हम 6 को लिखना चाहें तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में 3 ही लिख सकते हैं, यानी इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो हमको एक संख्या 2 मिलेगी और दूसरी संख्या 3 ही मिलेगी। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार यह गुणनखंड अद्वितीय है, ठीक ना, और इसके क्रम पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। इस प्रकार से देखते हैं अगर 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती है तो यह भी असंभव है कि 6 की पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। सेम कंडीशन वही हुआ कि अगर जो है 6 का गुणनखंड कर रहे हैं, अगर उसमें 5 एक भी बार नहीं आ रहा है तो वो कभी भी नहीं हो सकता कि वह संख्या 0 पर ही समाप्त हुई हो या फिर वह संख्या 5 से कट जाए, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 है तो वह संख्या 100% श्योर है कि 5 से कटेगी ही कटेगी। तो ऐसा हुआ कि 6 फैक्टर हमने किया अभाज्य फैक्टर तो हमको 2 गुणे 3 ही मिला, 5 कहीं नजर नहीं आया, तो अगर 5 नहीं आया तो 0 बनने की कोई भी संभावना नहीं बनती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6वां क्वेश्चन लिखा गया है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यानी सिद्ध करना है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ये संख्या क्यों जो है भाज्य संख्या है, यह आपको क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए कहा गया है।
ठीक ना, या इसकी व्याख्या करने के लिए कहा गया है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखा गया है कि पहली संख्या, आपकी पहली संख्या क्वेश्चन में दिया गया था 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 13 को हम बाहर ले लें और लिख सकते हैं 7 गुणे 11 प्लस का 1, ठीक ना। इस तरीके से भी जो है हम लिख दिए हैं। तो देखिएगा क्योंकि यहाँ 13 एक क्या है, गुणनखंड है। अब आप देख पा रहे हैं यह 13 क्या है, इन सभी का एक गुणनखंड है, ठीक ना। यानी यहाँ एक 13 था, उस 13 को हमने कॉमन ले लिया और इस 13 को प्लस का 1 लिख दिया, ठीक ना। यानी इस 13 को हमने कॉमन ले लिया बाहर क्योंकि गुणे में था, तो ठीक। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 13 था तो वहां हमने 1 लिख दिया क्योंकि 13 से गुणा करेंगे तो आपको वहां पर 13 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ लिखा गया है दूसरी संख्या की बात कर लें तो क्या लिखा गया है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5। यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 और प्लस का 1 बचेगा, ठीक ना। यहाँ भी लिखा गया क्योंकि यहाँ पर 5 एक गुणनखंड है तो दी गई संख्या 5 से भाज्य होगी, ठीक ना। इस प्रकार से यहाँ पर 13 से यह संख्या भाज्य थी। अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 दोनों संख्याएं भाज्य होंगी क्योंकि यहाँ यह संख्या 13 से भाज्य हो रही थी और यह संख्या यहाँ पर 5 से भाज्य हो रही थी। तो देखिएगा आपका 7वां क्वेश्चन लिखा गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद पुनः जो है अपने प्रारंभिक स्थान पर मिल सकेंगे। तो आपको हम बता दें, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो है एलसीएम निकाला जाता है जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया होता है। तो आइए हम देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ लिखा गया है कि 18 और 12 हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था। अब 18 को 2 से काटेंगे 9 बार जाएगा तो 9 आएगा, फिर 9 को 3 से काटेंगे तो 3 बार, ठीक है। इस प्रकार से 12 को काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा और 6 को 2 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, ठीक। अब देखिएगा 18 और 12 का फैक्टर कर लेते हैं तो क्या मिला 18 का, 2 गुणे 3 गुणे 3, अर्थात यानी इस तरीके से हम 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 दूनी 6, 6 तियां 18, या फिर जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की पावर 2, ठीक ना। तो यहाँ क्या लिखा गया 18 का 2 गुणे 3 की पावर 2, और 12 को क्या लिख सकते हैं, या तो हम 3 गुणे, या तो जो है हम 2 गुणे 2 गुणे 3 के रूप में लिखें, या तो जो है 2 की पावर 2 और गुणे में 3 लिख सकते हैं, ठीक। अगर हम एलसीएम की बात कर लें तो देख पा रहे हैं 2 है और जिसकी पावर सबसे अधिक उस संख्या को लेते हैं, तो 2 की पावर 2 है तो उसको ले लिया और 3 की पावर 2 है उसको ले लिया। इसको जब गुणा करेंगे तो 2 बार 2 है, 2 बार 3 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 और 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोनिया और रवि एक ही स्थान से चलने के बाद दोबारा 36 मिनट बाद पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिल सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट होती है एग्जाम्पल के साथ, ठीक ना। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।